हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग की 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज का क्लास नंबर 9। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं और इस सीरीज में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करें जो टाइम टेकिंग है, या आप कह सकते हो जिन क्वेश्चन की वजह से रीजनिंग में टाइम आपका ज़्यादा लगता है। तो क्लास 8 यानी 8 क्लास हम कर चुके हैं। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो वो क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग के 1000 प्लस क्वेश्चन में उन्हीं वही क्वेश्चन होंगे जो आपका टाइम टेकिंग है या फिर जिनका लेवल अच्छा है। ठीक है, तो क्लास नंबर 9 में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और इससे पहले 2019 की रीजनिंग को भी एक बार कर लेना, क्योंकि हर एक शिफ्ट को मैं सॉल्व करा चुका हूँ और ये प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो इस टाइप से सभी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी शिफ्ट वाइज। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा, काफ़ी लॉजिक वहाँ से पता चलेगा, या काफ़ी मेथड्स ऐसे होंगे जो आपको वहाँ से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 2019 के रीजनिंग को भी एक बार करते हुए चलना, जिनका 2020 वाला एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो बाईलैंग्वेज क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश में हम बात करते हैं क्वेश्चन को। इंग्लिश वाले जो हैं वो क्वेश्चन देख लेना। ये आपका क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट वाला। तो हाउ मैनी पीपल आर इन द क्यू, यानी एक लाइन में कितने लोग हैं, तो वो चीज़ बताना है। स्टेटमेंट, अब इसमें से आपको क्या बताना फर्स्ट क्वेश्चन में से कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि हाउ मैनी पीपल आर इन द क्यू। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका आंसर देगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट या तीनों स्टेटमेंट ये है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा इंग्लिश में, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी 4 ऑप्शन यहाँ पे है, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट या फिर ओनली थर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि क्या कौन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर देता है। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के ज़्यादा हैं, तो हिंदी में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कतार में कितने लोग यहाँ पे हैं और कौन सा स्टेटमेंट इसका आंसर देगा, तो ये बताना है। तो 3 स्टेटमेंट है, पहले तीनों को हम सॉल्व करते हैं। क्या फर्स्ट वाला देगा, एक कतार की शुरुआत से तीसरे, एक आदमी जो है कतार की शुरुआत से तीसरे स्थान पर है, क्या ये इसका आंसर देगा? नहीं, ये नहीं बता रहा है कि कितने लोग इस कतार में। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड वाला देगा, इस कतार के मध्य में 20वें स्थान पर है, एक आदमी जो है कतार से 20वें स्थान पर है, क्या ये बता रहा है कि उस कतार में कितने लाइन है? नहीं बता रहा है कि कितने वहाँ पे उस कतार में कितने जो है लोग हैं, तो ये चीज़ भी नहीं बता रहा है। कुल व्यक्ति को ये नहीं बता रहा सेकंड वाला स्टेटमेंट भी। और थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ये चीज़ आपका क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नहीं सही है, तो थर्ड वाला आपका हो सकता है कि सही निकले। थर्ड वाला कहता है कि एक कतार में एक आदमी जो है कतार में अंत से तो वो क्या ना 7वें नंबर पर है, और शुरुआत से वो क्या है 14 नंबर से। हमें पता है अगर टोटल निकालने हैं इस लाइन में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जितने उसका क्रम है प्लस नीचे से उसका जो क्रम है और उसमें -1 कर देते हैं। क्यों? जैसे लेफ़्ट और राइट का भी निकालते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट -1, ये आपका टोटल है। तो -1 क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसे 2 बार काउंट कर लेते हैं, तो इसलिए हम -1 करते हैं। तो सेम चीज़ आपका ऊपर से अगर वो काउंट हो रहा है और नीचे से काउंट हो रहा है, ऊपर से उसकी रैंक हमें पता है कि 7वीं है और नीचे से उसकी रैंक हमें पता है कि 14 है। तो टोटल नंबर ऑफ़, अगर उसका नंबर ऑफ़ क्या बोला जो पोजीशन है वो निकालने हैं अगर लाइन में, तो क्या निकलेगा, तो 7 + 14 और क्या करना पड़ेगा -1, क्योंकि हमने एक बार ऊपर से उसे काउंट करा और एक बार नीचे से। तो कितना आ जाएगा 21 - 1 यानी 20। तो टोटल कितने वहाँ पे लोग हैं उस लाइन में, तो टोटल हो जाएंगे 20। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे है था आपका स्टेटमेंट थर्ड, या फिर इनमें से कौन नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कथन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर देता है। कि सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन था, ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे वो कतार में कितने लोग हैं, ये हमारा क्वेश्चन था और ये 3 हमारे ऑप्शन थे। इन तीनों में से हमने बताना कौन इसका आंसर देता है। तो फर्स्ट वाले से तो हमें पता नहीं चल रहा कतार में कितने लोग हैं, खाली उसने बोला जो आदमी है वो तीसरे नंबर पे है, तो हमें नहीं पता कितने उसमें लोग हैं। तो फर्स्ट वाले से तो आंसर हमारा क्लियर नहीं आता है। सेकंड वाले बोला जो आदमी है वो मध्य में 20वें नंबर से, तो हमें नहीं पता कि वो इसमें कितने लोग हैं। तो यहाँ लेकिन थर्ड वाले में उसने बोला कि वो आदमी जो है अंत से तो 7वें नंबर से और शुरुआत से वो क्या है 14 नंबर से है। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा क्रम चेंज कर दिया होगा। अंत से तो वो क्या है 14 नंबर पे है, और शुरुआत से वो 14 नंबर से है और अंत से वो 7 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर और प्लस ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान और -1 निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन उस लाइन में जितने भी होंगे वो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 17 + 14 और -1 यानी 20 जो है टोटल लाइन हो जाएंगे। इसका मतलब जो स्टेटमेंट थर्ड है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे क्वेश्चन है रहा इंग्लिश में। सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार कंप्लीट। क्या है, PQRST एंड यू फॉलो डिफरेंट प्रोफेशनल, यहाँ पे है, यहाँ पे पॉलिटिशियन भी होगा कोई एक,
और एक एक्टर होगा, एक बैंकर होगा, एक सर्विसमैन होगा, एक नर्स होगी और एक हाउसवाइफ होगी। ये उनके प्रोफेशनल हैं, यानी टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं और 6 के 6 प्रोफेशनल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन होता है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। ये 4 आपको कंडीशन दिए हैं, इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यानी आर इज़ द एक्स सर्विसमैन मैरिड टू ए हाउसवाइफ, ठीक है। क्यू इज़ एन एक्टर हुज ब्रदर इज टी, ठीक है। यू इज़ नाइदर ए बैंकर नॉर ए पॉलिटिशियन एंड पी इज़ द वाइफ ऑफ आर। ये आपका क्वेश्चन रहेगा और इसके हिसाब से आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है कि हु इज़ द नर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपका नर्स बताना कौन है। सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है कि बैंकर कौन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको बैंकर कौन है ये भी बताना है। और थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से आपका एक्टर कौन है, ठीक है। एक्टर कौन है। तो 3 क्वेश्चन इस वाले से आपके बनते हैं और तीनों के आंसर आपको बताना है। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो हिंदी में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपका रहा हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। PQRST और यू विभिन्न व्यवसायों से हैं। एक राजनेता है, एक अभिनेता है, एक बैंकर है, एक पूर्व सैनिक है और एक नर्स और एक गृहिणी है। इनमें 6 लोगों में 6 के 6 उनका व्यवसाय दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंडीशन है, पहले हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो आर उन्होंने क्या बोला कि आर एक गृहिणी से विवाहित है और पूर्व सैनिक है। मतलब आर का जो व्यवसाय है वो क्या है, पूर्व सैनिक है। तो आप आर को लिख सकते हो क्या, पूर्व सैनिक, ठीक है। तो आर यहाँ से क्लियर है कि आर एक क्या है, पूर्व सैनिक है। और जो इसकी पत्नी है वो कौन है, एक गृहिणी है, ठीक है। गृहिणी है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो है सेकंड उसने बोला कि क्यू एक अभिनेता है जिसका भाई टी राजनेता नहीं है। तो यहाँ से हमें क्यू पता चल गया कि क्यू क्या है, अभिनेता है, ठीक है। और इसका भाई कौन है, इसका भाई है टी। लेकिन टी की कंडीशन बोला है कि वो जो है राजनेता नहीं है, टी राजनेता नहीं है, ये कंडीशन उन्होंने बोला हुआ है। इसके बाद यू ना तो बैंकर है और ना ही राजनेता है। तो यू ना तो बैंकर है, बी लिख दो बैंकर, और ना ही वो राजनेता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे सबकी हो गया। पी आर की पत्नी है, तो पी आर की पत्नी है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखो कि आर एक गृहिणी से विवाहित है जो और पूर्व सैनिक है। यानी पी जो है वो आर की पत्नी है, यानी जो गृहिणी होगी वो कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया 3 लोगों का व्यवसाय। एक आर का पता चल गया जो पूर्व सैनिक है, एक पी का पता चल गया जो गृहिणी है, और एक क्यू का पता चल गया जो अभिनेता है। हमें टी और यू का नहीं पता, और एक और हमारा बच गया टी यू, और एक कौन सा है, एस हमारा बच गया। तो इन तीनों का अभी नहीं पता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो यू है वो बैंकर और राजनेता नहीं है, बैंकर राजनेता नहीं है, तो क्या बच जाएगा यू के लिए, तो यू के लिए हमारा एक ही कंडीशन बचेगी, वो आ जाएगा क्या, नर्स वाली। तो इसका मतलब यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी नर्स, ठीक है। अब टी का बात करते हैं। टी राजनेता नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो बैंकर हो जाएगा। टी के पास क्या कंडीशन बच गई, बैंकर वाली कंडीशन बच गई, ठीक है। टी राजनेता नहीं है, बैंकर बचा है तो बैंकर हो जाएगा। अब राजनेता वाला जो ऑप्शन बचा हुआ है राजनेता, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा एस। तो इसका मतलब एस क्या है, एक राजनेता हो जाएगा, ठीक है। एस राजनेता हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम अब हम क्लियरली यहाँ पे बना देते हैं कि कौन जो है क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा डायग्राम। थोड़ा सा यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, उसने बोला था कि जो आर है, आर पहली बात तो क्या है, पूर्व सैनिक है, ठीक है, पूर्व सैनिक है। इसका विवाह किससे हुआ, एक गृहिणी से हुआ, ठीक है, एक गृहिणी से इसका विवाह हुआ। उसके बाद उसने बोला कि जो क्यू है, क्यू तो उसने डायरेक्ट बोला, क्यू क्या है, एक अभिनेता है। तो 2 का यहाँ पे जेंडर पता, 2 का व्यवसाय पता चल गया, क्यू अभिनेता है। उसके बाद उसने बोला टी जो है इसका भाई है, क्यू का भाई टी है जो राजनेता नहीं है, ठीक है, टी जो है राजनेता नहीं है। इसके बाद उसने बोला यू उसने बोला ना तो वो बैंकर है और ना ही वो क्या है, राजनेता है। अगर यू जो है बैंकर और राजनेता नहीं है, एक और हमारे पास ऑप्शन बच गया, कौन सा वाला, एक ऑप्शन बच गया नर्स वाला। हमारे पास ऑप्शन क्या बता है, यू के 3 हमारे पास व्यवसाय बचे हैं, बैंकर, राजनेता और नर्स। और बैंकर और राजनेता तो है नहीं यू, तो यू क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी नर्स। अब हमारे पास 2 व्यवसाय बचे हैं, एक राजनेता वाला और एक हमारा बैंकर वाला। तो टी तो राजनेता तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, बैंकर हो जाएगा। अब हमारे पास एक व्यवसाय बच गया राजनेता वाला, जो कौन हो जाएगा,
एस हो जाएगा। अब उसने बोला पी जो है वो आर की पत्नी है, इसका मतलब पी का व्यवसाय क्या हो जाएगा, गृहिणी। सबका व्यवसाय हमें पता चल गया। अब हमारा क्वेश्चन था कि नर्स का कौन है, तो नर्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था नर्स कौन है, तो नर्स हमारा यू हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा था कि बैंकर कौन है, तो बैंकर कौन हो जाएगा, बैंकर हमारा हो जाएगा टी। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि राजनेता कौन है, तो राजनेता कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था थोड़ा सा टाइम लोगे आराम से ये हो जाएगा, टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसी से हमारे 3 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे हुए थे इसी से। उसमें उन्होंने नर्स पूछा हुआ था, बैंकर पूछा हुआ था और राजनेता पूछा हुआ था, तो तीनों के आंसर आपको पता चल गए। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन वाला है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर लेना। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्रदर आएगा, फादर इन लॉ या फिर सन आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में, जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो बी जो है सी का एकमात्र पुत्र है। ठीक है, तो बी जो है वो सी का एकमात्र पुत्र हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद जिसकी कोई बेटी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे कोई बेटी इसकी नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ लाइन याद रखना। ठीक है, उसके बाद के जो है सी के पोते की पत्नी है। के जो है सी के पोते, यानी सी का बेटा कौन है, बी, और इसका भी बेटा जो होगा उसकी पत्नी हो जाएगी कौन, के। ठीक है, ये इसकी पत्नी हो जाएगी के। इसके बाद 3 जनरेशन आ गया, एक सी वाला हो गया, एक बी वाला हो गया और एक आपका ये के वाला जो उसकी ठीक है पत्नी है किसकी, बी के बेटे की। इसके बाद बी का के से क्या संबंध है, तो सिंपल इजी यहाँ पे रहेगा। बी क्या है, बी जो है वो उसका जो बेटा है उसकी पत्नी है के, इसका मतलब के जो है वो बहू हो जाएगी बी की और बी जो है ससुर हो जाएगा किसका, के का। तो बिल्कुल यहाँ पे बी जो है ससुर हो जाएगा के का, इसका मतलब आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के है ब्लड रिलेशन का। एक महिला ने कहा सोनिया मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। एक महिला ने कहा, हमें नहीं पता, ये महिला को माइनस से हमने यहाँ पे साइन बना लिया। महिला ने कहा सोनिया, सोनिया को ऐसे बना, सोनिया जो है इसको कहा उसने मेरे पिता, यानी इस महिला का जो पिता होगा, मेरे पिता की इकलौती बेटी। इकलौती बेटी मतलब वो महिला खुद अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रही है। ठीक है, इकलौती बेटी की वो बेटी है, इसका मतलब इसकी भी ये क्या है, बेटी है। तो इसका मतलब हमें बताना है कि महिला सोनिया से किस प्रकार संबंधित है, तो सोनिया जो है इसकी बेटी है, इसका मतलब महिला इसकी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोनों बाई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों यहाँ पे समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या इसमें पढ़ना है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल आपका ऑड है, और यहाँ पे फाइन करना है कौन सा वाला विन है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका अलग है। तो बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल आपके सेम होंगे, तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग होगा। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके बिल्कुल टाइम टेकिंग क्वेश्चन आप कह सकते हो इसे भी। ठीक है, फर्स्ट आप देखोगे, बात करते हैं सॉल्यूशन की अब। तो फर्स्ट आप देखोगे AFM, इसको हम FARM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फार्म हो जाएगा। सेकंड आप देखोगे NDAL, क्या NDAL को आप LAND लैंड लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। PLCA को आप बिल्कुल CLAP लिख दो, बाकी कोई और मीनिंगफुल यहाँ पे वर्ड नहीं बनेगा इसका। और TLPNA को आप PLANT क्या लिख सकते हो, तो बिल्कुल आपका लिख सकते हो। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, थर्ड ऑप्शन सेकंड देखोगे और फोर्थ देखोगे, फार्म कृषि से जुड़ा हुआ है, लैंड कृषि से जुड़ा हुआ है, और प्लांट भी आपका पर्यावरण से या कृषि से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण से तीनों चीज़ें आपका जुड़े हुए हैं, फार्म हो गया, लैंड हो गया, और आपका ये तीनों आप कह सकते हो एक ही कैटेगरी में आएगा। बट आप क्लैप की बात करो, क्लैप मतलब क्लैप करना, तो वो चीज़ आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल अलग था, थोड़ा सोचने वाला था, और अच्छा आप कह सकते हो। आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी इन 4 में और या इवन में भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज निकालनी। क्वेश्चन ध्यान से सुना, परसेंटेज निकालनी है वाई की। तो फर्स्ट यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन क्या है यहाँ पे, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से ये आ जाएगा, या फिर फर्स्ट या सेकंड से ये आएगा, या फर्स्ट या थर्ड से ये आएगा, या फिर आपका
सेकंड या थर्ड से। तो ये चीज़ आपको बताना है कि किससे आपका आंसर आएगा। इसमें याद रखना, इसमें एक ही स्टेटमेंट से नहीं, इसमें फर्स्ट और सेकंड, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट या थर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है वाई की, तो वाई की प्रेजेंट एज भी आपको निकालनी है और बताना है कि कितना यहाँ पे आएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में। 4 ऑप्शन ये रहे आपके पास इंग्लिश मीडियम वाले। फर्स्ट और 2 स्टेटमेंट आपके दोनों ही यहाँ पे सही है। सेकंड और थर्ड से ये दोनों से आंसर मिल जाएगा, या फिर केवल फर्स्ट से मिलेगा या फर्स्ट या थर्ड से मिलेगा। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट के लिए वाई की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला कि एक्स जो है वाई से 3 गुना बड़ा है। एक्स जो है वाई से 3 गुना बड़ा है। मतलब आप बिल्कुल आप कह सकते हो कि एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, वाई से 3 गुना है, मतलब एक्स 3y हो जाएगा। तभी तो x जो है y से 3 गुना है, मतलब x इक्वल टू 3y हो सकता है, हो जाएगा ना, क्योंकि y से 3 गुना है x, तो x इक्वल टू 3y लिख देंगे। सेकंड वाला x और y ने एक ही वर्ष में स्कूली शिक्षा शुरू की, क्या इसका कोई लेना देना है इस वर्ष में अगर हम वर्तमान आयु निकालें? बिल्कुल नहीं है, काटो। थर्ड वाले देखो 5 साल बाद x की आयु जो है y के 2.5 गुना होगी। 5 साल बाद का अगर हम केस देखें तो 5 साल बाद जो है वो जो x की आयु है वो 5 साल बाद जो अगर वायु की भी होगी इसकी ये 2.5 गुना मतलब 2.5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो यहाँ से, x + 5 = 2 यहाँ पे x की जगह 3y लिख दो आप, ठीक है, x = 3y है तो यहाँ से आप 3y लिख सकते हो x की जगह। तो 3y + 5 = 2.5y, ठीक है, 2.5y और प्लस आपका 12.5 हो जाएगा। 2.5 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अब इसे सॉल्व करो यहाँ से। अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को क्या, और हम x की एज निकालते हैं, क्या यहाँ पे x की परसेंटेज बनेगी, ठीक है। तो x = हमें पता चल गया ऑप्शन नंबर 1 से, x = क्या था, 3y था, क्योंकि जो x है वो y का 3 गुना था। उसके बाद 5 साल बाद की कंडीशन हम देखें तो 5 साल बाद जो है ये जो है 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब x की जगह आप 3y लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि y में ही आप सॉल्व करो उसे, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2.5y, ठीक है, और प्लस 2.5 की 5 से करेंगे 125 होता है तो 12.5, ये इधर आएगा तो कितना आएगा, 3y में से 2.5y को घटाएंगे तो 0.5y आ जाएगा, और इक्वल टू 12.5 में से माइनस करेंगे 5 को तो y इक्वल टू कितना आएगा, 0.5y इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। अब y पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, एक के बाद है, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 5 से अगर 75 को काटोगे तो 5 × 5 2 और 5 × 5 25, तो 15 इसका आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, तो इसका मतलब x कितना आएगा 15, और x की एज कितनी आ जाएगी, x की एज तो आ जाएगी हमारी 45, और y की एज कितनी आ जाएगी, y की एज आएगी हमारी कितनी, 15। तो बिल्कुल हमने एज निकाला, लेकिन किससे निकाला, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से हमारा जो है यहाँ पे आंसर हमें मिला, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें किसकी एज निकालनी थी, हमें निकालनी थी वाई की वर्तमान आयु, जो कि हमारी 15 साल हमारा राइट आंसर आया। आज के लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको फाइंड द रॉन्ग नंबर, आप चारों में से आपको रॉन्ग नंबर बताना है, या इनमें सीरीज़ में आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है सीरीज़ में। सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करना है, सीरीज़ को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर आया है सीरीज़ में गलत है, तो इसको आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं किसका यहाँ पे राइट आंसर आता है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, फादर इन लॉ ससुर, वहाँ पे राइट आंसर था उसका बड़ा लिरिक्शन वाला जो आंसर मैंने दिया था ललिता वाला, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया था आपको, आज का क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना, और आज का तो लगभग आपका मुझे लगता है कि सभी का राइट आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं कितनों का यहाँ पे इसका राइट आंसर आता है। ऑप्शन है 26 या फिर आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है कि एन हैज़ ₹5 more than k and the total amount available with n and k together is ₹q. How much does k have? ठीक है, तो बताना k के पास कितने यहाँ पे रुपीज़ हैं या कितने रुपए यहाँ पे है। तो बिल्कुल आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हिंदी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या यहाँ पे ये कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि n के पास जो है वो k की तुलना में p रुपये ज़्यादा है। मतलब n के पास k की तुलना में
पी रुपए ज़्यादा हैं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। एन के पास के से पी रुपए ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एन इक्वल टू के प्लस पी। उसके बाद उसने बोला कि एन और के के पास कुल जो है क्यू रुपए है। एन और के पास कुल कितने हैं? क्यू रुपए हैं। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है के पास कितना रुपए है, तो बिल्कुल आप एन की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो, सेकंड वाले में, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड है। तो एन की जगह आप के प्लस पी लिख सकते हो, तो के प्लस पी और प्लस आपका के इक्वल टू क्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 2k प्लस पी इक्वल टू के और के तो जुड़ जाएंगे और ये पी जो है इधर माइनस में चलेगा। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमको जो मिलेगा वो है 2k प्लस पी इक्वल टू 2k, क्या था कुछ यहाँ सीरीज 2k प्लस पी इक्वल टू, यहाँ से हमें q मिल गया। उसके बाद अगर 2k यहाँ पे करोगे और p को इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा q माइनस पी। तो k इक्वल टू कितना आएगा? q माइनस पी अपॉन 2। और ये आपको दिखेगा किसमें? ऑप्शन नंबर 4 में, जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था फोर्थ वाले ऑप्शन का। फोर्थ इसका ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था और किस टाइप से करना है वो चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है। वी इज़ शॉर्टर देन ए, डी इज़ शॉर्टर देन वी, ए इज़ शॉर्टर देन डी। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका गलत, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपको राइट बताना है कि इस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद कौन सा ऑप्शन इन चारों में से आपका राइट आएगा, ये चीज़ आपको बताना है। और क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है, इजी है। सबसे पहले उसने बोला कि वी इज़ शॉर्टर देन ए। इसका मतलब वी जो है वो छोटा है किससे? ए से। वी इज़ नॉट शॉर्टर देन ए। वी जो है शॉर्टर देन, छोटा नहीं है ए से। इसका मतलब ए से बड़ा है, इसका मतलब ए आपका नीचे आएगा वी के। उसके बाद उसने बोला डी इज़ शॉर्टर देन वी, और डी जो है छोटा है किससे? वी से। उसके बाद ए इज़ शॉर्टर देन डी, और ए से छोटा हो जाएगा ए, डी से छोटा हो जाएगा ए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसने बोला कि वी जो है वो छोटा नहीं है ए से, इसका मतलब ए से वो बड़ा है। उसके बाद वी जो है डी जो है वो छोटा है किससे? वी से, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि ए जो है छोटा है किससे? डी से, तो ये आ जाएगा। सबसे बड़ा इनमें वी है और उसके बाद डी है और फिर ए है। अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डी इज़ शॉर्टर देन ए। क्या डी जो है छोटा है ए से? नहीं, बिल्कुल गलत। डी बड़ा है ए से, फर्स्ट वाला गलत। ए इज़ शॉर्टर देन वी एंड डी। ए जो है छोटा है वी और डी से, बिल्कुल ए जो है छोटा है वी और डी से, सेकंड ऑप्शन राइट है। थर्ड ऑप्शन ए इज़ टॉलर देन वी। क्या ए वी से बड़ा है? नहीं, ए वी से छोटा है। डी ऑप्शन डी इज़ शॉर्टर देन ए और वी। डी इज़ शॉर्टर देन वी, डी वी से तो छोटा है लेकिन ए से वो बड़ा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा और बाकी तीन ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में ये रहा। सम एसेज आर स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ये क्वेश्चन है। सम एसेज आर पोएम है, सम पोएम्स आर डायरेक्टर्स एंड ऑल डायरेक्टर्स आर सिंगर्स है। कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, चार ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, चार ऑप्शन देख लेना। फर्स्ट और सेकंड क्या यहाँ पे राइट है, सेकंड और थर्ड राइट है, या फिर फर्स्ट और सेकंड राइट है, या फिर आपका केवल फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब बात करते हैं हिंदी में, यहाँ पे बात करें तो हिंदी में हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या यहाँ पे इस कथन और निष्कर्ष वाला है। कुछ निबंध जो है वो कविताएं हैं, कुछ निबंध कविताएं हैं, तो निबंध को हमने एन लिख दिया। कुछ निबंध जो है वो क्या है? कविताएं हैं, कविताएं को के लिख दिया। उसके बाद कुछ कविताएं जो है निर्देशक हैं, कुछ कविताएं क्या हैं? वो निर्देशक को हमने नी लिख दिया, ठीक है। कुछ कविताएं क्या हैं? निर्देशक हैं। सभी निर्देशक क्या हैं? वो गायक हैं। सभी निर्देशक जो है वो क्या है? गायक है, यहाँ थी गाय लिख दिया। अब हमें बताना है कि क्या कुछ निर्देशक जो है कविताएं हैं, कुछ निर्देशक कविताएं हैं। निर्देशक और कविताएं का यहाँ पे तो कोई रिलेशन यहाँ पे दूर दूर तक नहीं बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कुछ गायक निबंध है, कुछ गायक और निबंध बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है, कुछ गायक निबंध है। सभी निबंध जो है गायक हैं, तो कुछ गायक और निबंध वाला देखो, अच्छा निबंध वाला ये रहा और गायक वाला ये भी नहीं बन रहा है, गायक नहीं, सेकंड भी गलत है। कुछ गायक कविताएं हैं, कुछ गायक जो हैं वो कविताएं हैं, कुछ गायक कविताएं हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुछ गायक कविताएं हैं, ये तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अच्छा फर्स्ट वाला में निर्देशक था, निर्देशक वाले को हमने निर्देशक, ये तो आपका निबंध है, कुछ निर्देशक को नहीं लिखा था ना, तो फर्स्ट वाला तो आपका राइट है, राइट है। कुछ निर्देशक जो है कविताएं हैं, अब देखोगे यहाँ पे कविता वाला
और निदेशक वाला को बिल्कुल यहाँ पे कुछ वाला रिलेशन बना है जहाँ पे मैंने डार्क किया है। तो फर्स्ट वाला भी आपका राइट है। कुछ गायक निबंध है, गायक और निवेदन को कोई रिलेशन है, तो सेकंड वाला गलत है। और थर्ड वाला भी आपका सही है, कुछ गायक कविताएं। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, पहला और थर्ड वाला। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं इसका, फर्स्ट और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सीरीज को कंप्लीट करना है 5 9 18 43 92 213 382 और डैश, यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट वाला सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, चारों को सॉल्व करना एक बार खुद से। बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 43 लिखा हुआ है, 92 आपका रहेगा, उसके बाद 213 है, 213। और अगला आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आ जाएगा। ठीक है, 92 के बाद 213 और लास्ट में आपका है 382। तो इसका हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं इनके बीच का। तो यहाँ पे तो आपका 4 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे कितना का है 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 और 25 का। इसके बाद इन दोनों का निकालेंगे तो 9 और 43। ठीक है, 43 निकालो, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे 49 का है। इसके बाद 213 और 92 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 213 में से आप 92 को माइनस करो तो 3 में से 2 गया 1, 11 में से 2 9 गया 2, यानी आपका 121। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 382 में से आपका 213 को माइनस करो तो 12 में से 3 गया 9, 7 में से 1 गया 6 और आपका 169। अब यहाँ पे आप देखोगे नंबर का, तो यहाँ पे तो ये आपका 2 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 7 का स्क्वायर है, उसके बाद आपका 11 का स्क्वायर है, इसके बाद आपका 13 का स्क्वायर है, मतलब जो प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर है। अब 13 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर 13 के बाद जो खुद के नंबर से, तो एक प्राइम नंबर वो नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से नहीं। तो आपका 13 के बाद हो जाएगा क्या 17, 13 के बाद 17 आता है, तो इसका मतलब हमारा 213 में 382 में प्लस करना पड़ेगा 17 का, वो कितना होता है 289। तो 289 यहाँ पे ऐड करो, 9 2 11, 8 8 16 और 1 17, 3 2 5 और 1 6, यानी आपका 671 राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका 671 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चारों में से बताना कौन सा डिफरेंट है, चारों में से कौन सा अलग है। GSVE LOPK CXGT या फिर MNQZ। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब सेकंड वाले में देखोगे LOPK, इसे अलग अलग कर लो, CXGT इसे अलग कर दो, MNQZ। ये देखोगे सभी के नंबर अपने आप में अपोजिट हैं, ये दोनों, ये L का हो जाएगा, P का किया जाएगा, GT हो जाएगा और QJ करेगा, सब अपोजिट अपना में, यानी दोनों का सम अपोजिट, मतलब दोनों अल्फ़ाबेट का जो सम है नंबरों का वो 27 होता है। लेकिन आप करोगे G का S और V का I, V का तो E सही है, लेकिन G के साथ क्या आता है T आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग है, बाकी 3 आपके बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो बिल्कुल आपका बाकी 3 ऑप्शन सेम है और फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में, 4 ऑप्शन भी देख लो आप क्या यहाँ पे है, सिस्टर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को हम हिंदी में अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो 5 सदस्यों वाले एक परिवार में, 5 सदस्यों वाले एक परिवार में एक्स जो है वाई की बहन है। ठीक है, एक्स वो कह रहा है कि वाई की बहन है, तो एक्स को यहाँ पे बना देते हैं, एक्स वाई की क्या है, सिस्टर है यानी बहन है। ठीक है, एक्स वाई की बहन है, एम की 2 संतान है और वह ई का पुत्र है। एम की 2 संतान है और वह ई का पुत्र है, एम की 2 संतान है, एम की 2 संतान है। ठीक है, और यह जो है ई का पुत्र है, जो एच का फादर इन लॉ है, जो एच का फादर इन लॉ है। तो क्वेश्चन बहुत सही यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ई की बात कर रहा है, जो है एच का फादर इन लॉ है। अगर ई एच का फादर इन लॉ कैसे होगा, जब ई की जो बेटी होगी, ठीक है, उसका जो पति होगा तभी, ठीक है, वो कौन होगा, वो होगा एच। ठीक है, वो होगा कौन, एच, तभी जो है वो उसका ई जो है उसका फादर इन लॉ बनेगा। ठीक है, फादर इन लॉ होगा। क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा था कि जो एम है, पहली बात तो एक्स और वाई, एक्स जो है वाई की बहन है, एम की 2 संतान है
और साथ में उसने ये भी बोला कि एक्स और वाई, एक्स जो है वाई की बहन है। अगर हम एम की दो संतानों को एक्स और वाई ही ले लें, ठीक है, एक्स जो है वाई की बहन हो जाएगी, ठीक है, एक्स और वाई ले लें। उसके बाद वो कह रहा है और वह ई का पुत्र है, यानी एम की बात कर रहा है जो ई का पुत्र है। उसके बाद उसने बोला जो एच का फादर इन लॉ है, यानी ई की एक बेटी होगी जिसका पति कौन होगा, एच होगा, तभी जो है उसका फादर इन लॉ होगा ई, ठीक है, एच का फादर इन लॉ है। इसके बाद एच का केवल एक ही पुत्र है, एच का केवल एक ही पुत्र है, यानी इन दोनों का एक ही पुत्र है। एच का केवल, वाई जो है ई की पोती नहीं है। अगर वाई ई की पोती नहीं है, वाई जो है वो ई की पोती नहीं है, तो इसका मतलब वाई ई का क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। पोती नहीं है तो पोता हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, एक्स वाई की बहन थी और लड़की है तो ई की ये क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। एक्स ई की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी, ठीक है। पोती यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ था, जो कि आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है, कार्डियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू हार्ट, तो इन द सेम वे बताना है कि एज सीरोप्रैक्टर इज रिलेटेड टू स्किन, फुट, चेस्ट या फिर जॉइंट्स, ठीक है। सेम चीज़ हिंदी में है कि कार्डियोलॉजिस्ट जिस प्रकार हृदय से संबंधित है, उसी तरह आपको बताना है कि कायरोप्रैक्टर जो है वो किससे संबंधित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी जोड़ों से या फिर जॉइंट्स आप कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ये रहा, तो सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो बिल्कुल इससे मैच करता हुआ बताना है कौन सा आपका सेट रहेगा इन चारों में से। अब यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे बन रहा होगा, 4, 10 और 23 में क्या चीज़ बन रहा होगा और किस टाइप से हम इसको मैच कर सकते हैं या फिर इसे हम सही कर सकते हैं। तो इसमें लॉजिक ये लग रहा होगा, ठीक है, जैसे अगर 4 2 जा कितना हो रहा है, 4 2 जा 8, उसमें 2 ऐड करो तो कितना आएगा 10। सेम चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने किया होगा, 10 2 जा कितना हो जाए 20, उसमें 3 ऐड करो तो कितना आएगा 23। ये चीज़ लॉजिक आप देखो किस में लग रहा। 7 2 जा कितना होता है 14, इसमें तो नहीं हो रहा है। 3 2 जा 6 + 1 हो रहा है, 4 2 जा 8 + 4 हो रहा है। यहाँ पे 4th वाले में देखो, ठीक है, 4th वाले में 2 2 जा कितना हो रहा है 4 और, ठीक है, +2 करो 6 आएगा। 6 2 जा कितना आ रहा है 12, +3 करो कितना आ जाएगा 15। तो 4th वाला सेट आपका बिल्कुल मैच कर रहा है फर्स्ट वाले सेट से। चारों में से ऑड बताना कौन सा नंबर यहाँ पे रहेगा। चार हैं 4 1 4 7 8 2 0 5 9 3 6 8 या फिर 7 1 9 8। चारों में से ऑड नंबर बताना, 5 3 ऑड नंबर। अगर वीडियो सही लगता है तो बिल्कुल ही शेयर करा करो ये वाली वीडियो, क्योंकि 1000+ क्वेश्चन सीरीज़ इंपॉर्टेंट रखता है हर उसके लिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा एक सीरियस तरीके से। तो इसलिए कोई भी आपका दोस्त होता है तो उसको भी आप कह सकते हो कि ये सीरीज़ जो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और यूज़फुल होगा ये चीज़। जिसने भी कंटिन्यू यहाँ पे 8 क्लासेस देखी है तो उसे पता चल रहा होगा कि किस टाइप से इस सीरीज़ में हम किस टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, वो फिर आपको ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को या इस सीरीज़ को कितना ज़्यादा सीरियस लेते हुए चलते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम तक मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू इसे रखने का और 1000+ क्वेश्चन सीरीज़ करने का, वो भी उन्हीं क्वेश्चन को कराने की जो आपके टाइम टेकिंग होते हैं। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो 4 1 4 7, अब फर्स्ट और 4 नंबर को देखो। फर्स्ट और 4 नंबर अगर आप बिल्कुल इनकी मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट और थर्ड नंबर की, ठीक है, तो फर्स्ट और 4 नंबर की आप कह सकते हो डायरेक्ट फर्स्ट और 4, तो कितना आएगा 28। और उसका जब आप आधा करोगे तो वो आ जाएगा आपका बीच वाला नंबर 14। अब ये चीज़ आप देखोगे क्या सेकंड वाले में हो रहा है, 8 2 0 5, 8 और 5 की मल्टीप्लाई करो 40, उसका आधा करो 20, बीच वाला नंबर आ रहा है, हाँ आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे थर्ड वाला देखो, यहाँ पे थर्ड वाले में ये चीज़ हो रहा नहीं हो रहा। 9 3 6 8, 9 और 8 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 72, उसका आधा करो कितना आ रहा है 36, बीच वाला नंबर आ रहा है बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब 4th वाले में ये चीज़ नहीं हो रहा होगा, तभी यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 7 और 8 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 56, इसका आधा करो 28 आना चाहिए था, यहाँ पे 19 है। इसका मतलब 4th ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे सेम है। सेम क्वेश्चन ये भी आपका है कि सेट से आपको बताना है मिलता जुलता कौन सा सेट यहाँ पे होगा चारों में से। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना।
अच्छा 5 2 से 30 किस टाइप से मिला सकते हैं? अगर हम 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, कितना आएगा 29, दोनों को ऐड कर दो और +1 अपनी तरफ से हम उनमें जोड़ देते हैं तो 30 हमारा आ सकता है। यानी शुरू के दो नंबरों को स्क्वायर करके उसमें +1 करना है। क्या इससे हो रहा नहीं हो रहा? 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और +1 26, नहीं 3 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर 81 + 4 85, 2 ऐड करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे 1 ऐड करना है। 4 का स्क्वायर 16 और 9, 16 और 9 कितना होता है 25 + 3 करना पड़ेगा। इसमें देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ऐड करो 9 4 13, 6 4 10 और 11 113, 113 में +1 करेंगे तो 114। बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है आपका इस साइड से 5 to 30 से। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना खुद से। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 40 60 20 या फिर 80। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि राहुल के पास जो है 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट में कुल 340 रुपये हैं। 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के कुल 340। हमें नहीं पता 2 रुपये के कितने नोट हैं, हमने मान लिया एक्स नोट है। 5 रुपये के नहीं पता तो हमने मान लिया एक्स नोट हैं। 10 रुपये के नहीं पता तो हमने मान लिया 10 एक्स हैं। ठीक है, एक्स मतलब वो बता रहा है कि नोटों को, कि 2 रुपये के कितने नोट उसके पास हैं, 5 रुपये के कितने। टोटल उन्होंने बोला कि 340 रुपये हैं, तो टोटल कितने हैं 340 हैं। कितने हो गए 5 2 7 और 10 17, एक्स इक्वल टू 340। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 20, एक्स की वैल्यू 20। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 रुपये के अगर हम नोटों को जोड़ दें तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रखते हुए चलो इन सभी में, हमें टोटल नोटों की, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे वीडियो यहाँ तक हो गया, आगे करते हैं। तो टोटल हमारा कितना आ गया एक्स इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब 2 रुपये के 2 एक्स थे, इसका मतलब 2 रुपये वाले टोटल 2 गुणा एक्स की वैल्यू 20 यानी 40 रुपये हो जाएंगे 2 के नोट। 5 रुपये वाले अगर हम जोड़ें तो 5 गुणा 20 का मतलब 100 हो जाएंगे। और 10 रुपये वाले हम दे रहे हैं तो 10 गुणा 20 का मतलब कितने हो जाएंगे 200 होंगे। सबको जोड़ो तो 340 आपका आ रहा है। इसका मतलब 20 रुपये वाले आपके, 2 रुपये वाले आपके पास टोटल 20 नोट हैं, 5 रुपये वाले भी 20 नोट हैं और 10 रुपये वाले भी 20 नोट हैं। टोटल नोट कितने हो गए 60 नोट यहाँ पे हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परम्यूटेशन को इन्होंने ये लिखा है PER पर म्यू TATION। परम्यूटेशन को इन्होंने लिखा है IBKFRM और डैश। यहाँ तक हम देख लेते हैं किस टाइप से इन्होंने लिखा होगा। तो P को इन्होंने क्या लिख दिया 16, तो P को इन्होंने I लिख दिया। इसका मतलब P को I लिख दिया, उसके बाद E को इन्होंने B लिख दिया और R को इन्होंने K लिख दिया। उसके बाद M को इन्होंने F लिख दिया, U को इन्होंने R लिख दिया। अब किस टाइप से इन्होंने इसे लिखा होगा या किस टाइप से इन्होंने इसे यहाँ पे इनकी वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है। तो सबके अगर हम नंबरिंग करें, सबके अगर हमने नंबरिंग करी है तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग देखो PERMUT, इतने नंबरों को हम देख लेते हैं IBKFRM। तो P कितने पे था 16, E होता है 5 पे, 18 पे ये होता है, M 13 पे होता है, U 21 पे होता है, ये आता है 20 पे। इनकी नंबरिंग देखें 9 पे आता है, 2 पे आता है, 11 पे आता है, 6 पे आता है, 18 पे आता है और 13 पे आता है। यहाँ पे आप देखोगे P को 16 से 9 में यानी -7 किया है और E वाले में 5 से 2 गए मतलब -3 करा, फिर R वाले से -7 करा, M वाले से भी -7 किया है और U वाले में से -3 करा है। क्लियर, यहाँ से पता चल रहा है। आप यहाँ पे देखो E और U क्या थे, E और U वॉवेल थे और वॉवेल में इन्होंने करा है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो कॉन्सोनेंट है उसमें हमें -7 करना है और जो वॉवेल हैं, जितने भी वॉवेल हैं उसमें हमें -3 करना है। ये इसका लॉजिक है। तो पब्लिक सेक्टर को लिख लेते हैं PUBLIC, पब्लिक को, यानी ये कितना बता 16 21 2 12 9 3। तो जो कॉन्सोनेंट है इसमें से -7 कितना आ जाएगा 16 में से 7 अगर गाएंगे तो कितना आएगा 9, 21 में से 7, 21 हमारा क्या है 21 हमारा वॉवेल है,
21 में से 3 गया 18, 18 पे क्या आता है आर। इसके बाद हमारा बी क्या है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है और बी अगर आप काउंट करोगे तो 28 पे आता है। 28 में से 7 गया कितना आएगा 21, 21 पे क्या आता है यू आता है। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट है 12, 12 ये कॉन्सोनेंट है, 7 माइनस करो 5, 5 पे क्या आता है आई। तो आई आर यू ई आप देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है आई आर यू ई, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आई आर यू ई। इस टाइप से आप करोगे तो लॉजिक हमें पता करना, तो लॉजिक क्लियर है यहाँ पे। जो कॉन्सोनेंट में आपको -7 करना है और जो वॉवेल है उसमें आपको -3 करना है, बस ये लॉजिक है। और इस लॉजिक के हिसाब से थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। थर्ड ऑप्शन में देखो आप बी कितने पे आता है, बी आपका 28 पे आता है। जब और 28 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 21 आएगा, 21 पे आपका यू आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका क्लास नंबर 9, क्लास नंबर 8। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन किए, तो धीरे धीरे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमारे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपका स्टैटिक जीके वाला सीरीज़ चल रहा है, साथ में स्टैटिक जीके चल रहा है, तो वो चीज़ खत्म हो चुका है। टॉपिक वाइज जीके अब स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, आपका टॉपिक वाइज जीके करेंगे। इंग्लिश में जो आपके किरण वाली बुक चली, तो जो टॉपिक रहेंगे उसे हम कंप्लीट करेंगे। बाकी सपोर्ट करने के लिए साथ देंगे, धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और टेलीग्राम को ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना आप में से कोई भी नया हो तो, क्योंकि वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट PDF होता है वो मैं शेयर करता हूँ, और या जो क्वेश्चन होता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग की क्लास नंबर 9 में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होगा।